हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका आज की न्यूज़ इन द प्लेसेस की वीडियो में। हम देखेंगे इंपॉर्टेंट लोकेशंस को जो जगह न्यूज़ पर है उनके बारे में, और आई होप आप दोबारा इस मैप पर आकर उन चीज़ों को लोकेट कर पाएँ जिससे आपका रिवीजन और कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाए प्लेसेस इन न्यूज़ के बारे में। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर के साथ, लेकिन उससे पहले उससे जुड़ा हुआ एक एमसीक्यू। ये मैंने पहले भी आपसे पूछा था। मुझे आप बताइए, माउंट रुआंग, माउंट एरेबस, माउंट लोआ, इन 3 लोकेशंस का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। आपको बताना इनमें से कौन से करेक्टली मैच्ड है। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए माउंट एरेबियस कहाँ पर है, लोआ कहाँ पर है और रुआंग कहाँ पर है। हमने इसको पिछले हफ्ते डिस्कस किया था, तो आई होप आपको इसके सही आंसर्स पता होंगे। तो चलिए जब तक इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखें, हम आगे डिस्कशन करते हैं। तो न्यूज़ आती है इंडोनेशिया के रुआंग से। रुआंग के नॉर्थ सुलावेसी प्रोविंस में एक नया वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। अब अगर मैं आपसे पूछूं वेयर इज़ इंडोनेशिया, तो अगर आप इंडिया का मैप ड्रॉ करोगे तो आपके ईस्टर्न साइड में यहाँ आपको दिखाई देगा एक आइलैंड चेन जो आप कह सकते हो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के पास इंडिया 2 पोर्ट्स को डेवलप कर रहा है, एक पोर्ट स्पेसिफिकली और एक कनेक्टिंग नेटवर्क अंडमान टू इके। और दूसरा जो पोर्ट यहाँ डेवलप हो रहा है उसका नाम क्या है? अंडमान में कौन सा पोर्ट इंडिया डेवलप करना चाहता है? सवांग। ये सवांग पोर्ट अगर डेवलप होगा तो भारत को चाइनीज़ जो प्रेजेंस है यहाँ पर उसको तोड़ने का, उसको कमज़ोर करने का एक मौका मिलेगा। तो ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये बात है माउंट रुआंग वॉल्केनो की, जिसमें विस्फोट हुआ बहुत सारा और ये इरप्शन लगातार होता रहता है। और याद रखिए, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के पास जो भी देश है वहाँ अक्सर वॉल्केनिक इरप्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि हम याद रखें माउंट रुआंग को। अब माउंट एरेबस कहाँ पर है और माउंट लोआ कहाँ पर है? फिलीपींस में कौन सा था और कौन सा हवाई में था? हमने डिस्कस किया था पिछले हफ्ते, आई होप आपको पता होगा। ये हवाई कहाँ है? अमेरिका का देश है, ठीक है। तो देखिए ये इंडोनेशिया है और यहाँ आपको पूरी तरह से दिखते हैं ढेर सारे माउंट्स हैं जहाँ लगातार वॉल्केनिक इरप्शन होते ही रहते हैं, ठीक है। जैसे मेरापी अगेन वॉज वेरी मच इन न्यूज़, आपने पढ़ा होगा बार बार। यहाँ पर कीलिंग राइज है, सिनाबॉग यहाँ पर है। तो आपको यहाँ पर दिखेगा सिंगापुर है, तो यहीं पर आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का है जहाँ बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग शिप्स जहाँ से गुजरती हैं। तो ऐसी चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगली न्यूज़ पे आते हैं भद्र टाइगर रिजर्व के बारे में। भद्र टाइगर रिजर्व न्यूज़ में है तो हमें पता होना चाहिए भद्र टाइगर रिजर्व असल में है कहाँ पर। कर्नाटका के चिकमंगलूर में सिचुएटेड है भद्र टाइगर रिजर्व। यहाँ पर अब सफारीज भी स्टार्ट हो चुकी हैं और लगातार यहाँ जो पूरा वाइल्ड लाइफ एसोसिएशन का हम सिक्योर करना चाहते हैं, इसलिए ये लगातार हमारे लिए न्यूज़ में रहता है ये आर्टिकल। अगला आर्टिकल बात करेगा रिसेंटली जो एक नई दुनिया में देखी गई फिनोमेना उसके बारे में, यानी ऑरोरास के बारे में। तो ऑरोरास क्या होते हैं? धरती के कई जगहों पर अगर आप जाएंगे तो आपको आसमान में कुछ ऐसे कलरफुल लाइट्स दिखेगी। ये आमतौर पर दुनिया में 2 जगह देखी जाती थी, एक ऑस्ट्रेलिया में आर्कटिक के पास, या ऊपर आप अंटार्कटिका के आसपास भी देख सकते हैं। तो इसे ऑरोरास कहते थे, नॉर्दर्न लाइट्स एंड सदर्न लाइट्स, यानी धरती के दोनों ध्रुवों पर आपको ऐसी लाइट्स दिखती थी। लेकिन कमाल की बात यह हुई कि 2 दिन पहले ये लाइट्स पूरी दुनिया भर में देखी गई, यूरोप में, इवन इंडिया के लद्दाख के आसपास भी ऑरोरा की लाइट्स दिखाई दी गई। तो ये ऑरोरा लाइट्स, आसमान ये लाल पीला हो जाना, इस तरह की चीज़ें दिखना, ये क्यों होता है? ये जो आप फेनोमेना देखते हैं इन्हें ऑरोरा कहते हैं। इन्हें ही नॉर्दर्न लाइट्स या फिर सदर्न लाइट्स भी कहते हैं। अब याद रखिए, आपको आसमान बिल्कुल ऐसा दिखे जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं, शेडोज़ बनती हैं नीली पीली सी। और ये क्यों होता है? तो असल में इसकी वजह क्या है और कैसे ये होता है पहले देखिए। तो जो सोलर विंड जब सूरज से आती है तो उसकी वजह से धरती के आसपास, जैसे ये धरती है तो यहाँ पर क्या होता है, भारत धरती के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये बेसिक ज्योग्राफी में आपने पढ़ा ही होगा। इस मैग्नेटिक फील्ड के आसपास जब बाहर से सोलर विंड्स आती हैं तो वो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करती हैं। इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है, यहाँ पे कई सारे पार्टिकल्स चार्ज हो जाते हैं। और जब वो चार्ज पार्टिकल यहाँ पे लगातार इंटरेक्शन करते हैं धरती के आसपास मैग्नेटिक फील्ड से गुजरते हुए, तो इसकी वजह से जो आपको चार्ज पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे का कलर दिखाते हैं। और यही आपको धरती के दोनों पोल्स पे दिखाई देता है। और इसे हम ऑरोरा बोरेलियस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस भी कहते हैं। तो इस बार लेकिन खास बात ये थी, यूरोप से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक यहाँ पर आसमान पिंक, ग्रीन और पर्पल दिखाई दिया, क्योंकि एक सोलर स्टॉर्म आया था जिसकी वजह से ये चेंजेस देखने को मिले। तो सोलर स्टॉर्म से होता कैसे, जैसे सोलर इरप्शन कुछ आया, वहाँ से विंड्स आई, तो जब ये धरती की मैग्नेटिक शील्ड से गुजरते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे आसपास है वहाँ से गुजरते हैं, तो जो पार्टिकल्स हैं धरती के आसपास वो चार्ज अप हो जाते हैं, जिनकी वजह से धरती की सरफेस पे
जो भी पार्टिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ में बदलाव आता है और वो एक कलर एमिट करते हैं, और अलग अलग रीजन में अलग तरह के कलर्स दिखाई देते हैं। तो रेड भी हो सकता है, पर्पल भी हो सकता है, पिंक भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। और कुछ यही देखा गया धरती पर कई देशों में, यहाँ तक कि यूरोप में भी, और इवन इंडिया के लद्दाख के रीजन में भी ऐसे देखने की कुछ खबरें न्यूज़ में आई हैं। तो दो तरह के ऑरोरास होते हैं, बोरियालिस एंड ऑस्ट्रेलिस, दोनों हमने जाना क्यों होते हैं ये, और भी रिसेंटली दुनिया भर में क्यों देखे गए ये भी आपने समझ लिया। ठीक है, तो ये पूरी दुनिया में लगभग दिखे थे। और मैग्नेटिक जो हमारा फील्ड है धरती के आसपास, जब वो सोलर विंड्स के, सोलर स्टॉर्म्स के सामने आता है तो ये चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से ये बदलाव देखने को मिलते हैं। कुछ इस तरह से बहुत ही मनोरम और सुंदर से दृश्य होते हैं, जिसको आमतौर पर देखने के लिए आपको या तो आइसलैंड के पास जाना पड़ेगा, या आपको बिल्कुल नॉर्थ या साउथ पोल पे जाना पड़ेगा। वो सिर्फ अब यूरोप में, लंदन में लोगों को घर बैठे बैठे दिख गया, तो कमाल की बात थी ये सोलर स्टॉर्म की वजह से। अगला आर्टिकल बात करता है नेपाल के बारे में। नेपाल ने नई करेंसी नोट्स लगाए हैं, जिसमें उन्होंने भारत के साथ जो विवादित जगह हैं उनको अपने मैप में ऐड कर लिया है, यानी लिपू लेक, लिम्पियाथुरा और काला पानी। याद रखिए, जब आपसे पूछा जाए कि 100 के नोट में 3 जगह, लिपू लेक, लिम्पियाथुरा और काला पानी, तीनों को ऐड किया है। और ये विवाद हुआ कहाँ से था? तो असल में जो भारत के साथ बॉर्डर्स हैं वहाँ पर मेन विवाद है काली रिवर को लेकर। भारत का मानना है कि जो रिवर है, अभी क्या है ना, लिपू लेक पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पास है, जिसके आसपास भारत ने बहुत सारी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बिल्ड की थी ताकि चाइना के बॉर्डर के ऊपर कंट्रोल किया जा सके। यहीं से बहती है काली रिवर, और भारत का मानना है कि काला पानी से ही उद्गम स्थान है महाकाली रिवर का या काली रिवर का। और नियम के हिसाब से इस रिवर के एक तरफ भारत है, इंडिया, और दूसरी तरफ नेपाल है। यानी इस रिवर के अगर आप देखो तो इस रिवर के ईस्ट में नेपाल है और वेस्ट में इंडिया है। लेकिन नेपाल का क्लेम क्या है कि रिवर जो है वो काला पानी से नहीं निकलती है। उनका कहना है रिवर है वो लिम्पियाधुरा पास से आती है, यहाँ से ये महाकाली रिवर बन के बहती है। इसलिए अगर ये रिवर यहाँ से बह रही है तो इसके ईस्ट का रीजन जो है, यानी ये पूरा का पूरा रीजन, ये सारा का सारा नेपाल का हो जाता है और इंडिया का इधर ही है। लेकिन भारत का मानना है कि काला पानी से वो रिवर बहती है, इसलिए काला पानी से हम बाउंड्री बनाएं तो इधर वाला हिस्सा भारत का और इस तरफ वाला नेपाल का हो जाएगा। चाइना के साथ लिपू लेक पे भारत बहुत सारा विवाद रखता है, यहाँ पर लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है। नेपाल के साथ चाइना में प्रेजेंस बढ़ती जा रही है, संबंध स्ट्रांग होते जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि अचानक से शायद इन्हीं के प्रभाव में आके नेपाल ने क्लेम किया है। अब कमाल की बात यह है कि अभी इसके ऊपर किसका कंट्रोल है? तो हमेशा से ही भारत का लिपू लेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी के रीजन पे कंट्रोल रहा है, और अभी भी वहाँ भारत की मिलिट्री प्रेजेंस है। तो अपने मैप्स में बदलाव करने के अलावा ज़मीन पे इससे कुछ बदलाव नहीं होते, लेकिन लगातार दिख रहा है कि किस तरह से नेपाल अपने आप को और ज़्यादा पुश करना चाहता है। ये जो तरीका है जिसके थ्रू ये चीज़ें की जाती हैं उसे कहते हैं कार्टोग्राफी एक्सपेंशन। एक होता है ज़मीन पे एक्सपेंशन करना, यानी आप ज़मीन पे कब्जा कर लो, किसी के देश पे कब्जा कर लो। सिर्फ चाइना जो पॉलिसी फॉलो करता है इस तरह कब्जा करने की ज़मीन में, उसे कहते हैं सलामी टैक्टिक्स। ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े काट कर उनके ऊपर कब्जा करता है, वो सलामी स्लाइसिंग कहते हैं इसको, ये एक और नाम इसके लिए है। लेकिन नेपाल ने ऐसा कुछ किया नहीं, ज़मीन पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन कागज़ों में, अपने नक्शों में उन्होंने इस हिस्से को अपना दिखाना स्टार्ट कर दिया। जैसे पाकिस्तान भी जागा था बीच में और जूनागढ़ पे कब्जा कर लिया था। जूनागढ़ पे कब्जा करना मतलब ये नहीं कि उनकी हिम्मत हो गई कि वो जूनागढ़ में घुस के गुजरात में कब्जा कर ले, उसको अपने मैप में दिखाना शुरू कर दिया, कार्टोग्राफिक एक्सपेंशन कर लिया। जिनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है खुद से आके कर पाए, तो वो एटलीस्ट मैप पे क्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक ऐसा ही यहाँ पर हुआ, इसे कहते हैं कार्टोग्राफिक एक्सपेंशन, यानी वो इलाके जो भारत के पास हैं उनके ऊपर अचानक से क्लेम करना स्टार्ट कर दिया है नेपाल ने। और विवाद है काली रिवर के उद्गम स्थल को लेकर, जो भारत कहता है काला पानी से है, इनका मानना है लिम्पियाधुरा से, और इसलिए विवाद यहाँ से उत्पन्न होता है। भारत का मानना है आप एक रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है उसको मेन रिवर नहीं मान सकती। यहाँ दोनों देशों के बीच में विवाद है, तो ये आपको याद रहेगा। इसके बाद प्रेडेटर ड्रोन्स को लेकर एक ज्वाइंट डेवलपमेंट की बात हुई एक एयरबेस के पास, जिस एयरबेस की सिचुएशन है गोरखपुर में, और जगह का नाम है सरवासा एयरबेस पर बात हुई है MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स को लेकर। यहाँ पर गोरखपुर में डेवलप किया जाएगा इसको, ताकि बेहतर तरीके से भारत प्रिपेयर कर पाए अपने आप को आने वाली वॉरफेयर के लिए। अभी रिसेंटली ही कुछ सालों पहले, पिछले साल और उससे पहले, अज़रबैजान और अर्मेनिया के बीच में बहुत भयंकर युद्ध हुआ था, जहां अज़रबैजान ने अर्मेनिया को बुरी तरह हराया था। और उसके पीछे वजह क्या थी? वजह ये थी कि अज़रबैजान के पास थे टर्किश ड्रोन्स, और तुर्किश ड्रोन्स से उन्होंने
आर्मीनिया के बड़े बड़े टैंकर्स को तबाह कर दिया था। उनके पास सैनिक नहीं थे लेकिन ड्रोन्स थे। तो उसके बाद भारत को एहसास हुआ कि हमें भी अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, और इसीलिए $4 बिलियन की ड्रोन डील भारत और अमेरिका साइड से हुई। और अब उसको लेकर और ज़्यादा कुछ MQ-9 भी जिसका नाम है, उसको भारत में भी डेवलप किया जाना शुरू कर दिया जाएगा। और एक अच्छी खबर है जिसके थ्रू हम भी जो फ्यूचर वॉरफेयर है, जो नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर है, उसको लेकर तैयार रहेंगे, जहाँ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी ऐसे ड्रोन्स या ऐसे छोटे मोटे प्लेन्स जिनके अंदर कोई रहता नहीं है, वो खुद से उड़ते हैं और तबाही मचाते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाएगा। भारत को इसकी ज़रूरत भी है क्योंकि भारतीय सीमावर्ती इलाकों पर हमेशा ही तनातनी की स्थिति बनी रहती है, चाहे पाकिस्तान के साथ हो चाहे चीन के साथ हो, और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत यहाँ पर अपने आप को प्रिपेयर्ड रखे। अगला, बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू का पहला केस देखा गया कहाँ और किस जीव के साथ? तो वॉलरस के साथ। अब वॉलरस जैसे जीव जो आमतौर पे आपको बेसिक जगहों पे नहीं मिलते, उनमें बर्ड फ्लू देखा गया है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और ये कहाँ मिलते हैं? तो आर्कटिक में। वॉलरस की बात कर रहा हूँ, कहाँ मिलते हैं? आर्कटिक में। और जब हम पोल्स की बात करें, जैसे हमने देखा आज नॉर्दर्न लाइट्स, सदर्न लाइट्स, इवन वॉलरस के केस में कुछ उसी तरह से एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है स्वॉलबार्ड। स्वॉलबार्ड का एक इम्पॉर्टेंट रोल है दुनिया में। क्या? कि मान लो अभी हम सारे बीज बोते हैं, जैसे अभी एक सोलर स्टॉर्म आया तो कहा जाता है कि अगर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता या कुछ इसमें चेंजेस होते ऐसे, तो हो सकता था हमारी सारी इलेक्ट्रॉनिक सुविधाएं कुछ समय के लिए ठप हो जाती। इसने कई जगहों पर किया भी, जैसे जो सोलर सैटेलाइट्स हैं, जैसे स्टारलिंक है जिसके थ्रू इंटरनेट बीम किया जाता है, उनकी परफॉर्मेंस ख़राब हो गई थी, वो काम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सोलर स्टॉर्म आ गया था। अगर कुछ ऐसा होता है कि धरती पर कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि सारे के सारे हमारे खनिज पदार्थ जो हमारे खेत हैं तबाह हो जाए, तो क्या हमारे पास बीज बचेंगे? अगर मान लो धरती पे कुछ ऐसी तबाही मच गई, सब तबाह हो गया, कोरोना जैसा कुछ आ गया और सब कुछ जल के भस्म हो गया, तो हमारे पास बीज नहीं होंगे आगे बोने के लिए। तो इसीलिए एक लॉकर है स्वालबार्ड में, जहाँ पर बर्फ़ के नीचे धरती के अंदर, इसे डूम्सडे वॉल्ट भी कहते हैं। डूम्सडे वॉल्ट मतलब जिस दिन तबाही आएगी उस दिन काम आएगा। ये उस वॉल्ट में क्या है, दुनिया भर के कई सारे सीड्स हैं। भारत ने भी अपने कई जो प्रजातियां हैं उनके सीड्स भेज रखे हैं। उन सीड्स बैंक में वो तरह तरह के सीड्स जमा है कि अगर कभी मान लो ऐसी स्थिति आ गई, दुनिया भर के जितने फसलें हैं वो तबाह हो गई, दुनिया में स्पेस नहीं बचा कुछ भी बोने के लिए, तो फिर जाकर डूम्सडे के दिन शायद यहाँ से हम इसको निकालेंगे और इसको बोएंगे। तो वो वॉल्ट कहाँ पर? स्वालबार्ड में है। अभी क्या है कि वॉलरस की जो मौत हुई, और वॉलरस की मौत जो बर्ड फ्लू से हुई, वो कहाँ हुई? उस स्वालबार्ड के पास ही होपन आइलैंड में हुई। तो स्वालबार्ड आप ही लोगों अक्सर न्यूज़ में रहता है तो पता रखिए कहाँ पर है। स्वालबार्ड आर्कटिक सर्कल के पास, ग्रीनलैंड के ऊपर, ये रहा होपन आइलैंड, यहीं पर आपका ये देखा गया। तो होपन आइलैंड कहाँ पे सिचुएटेड है? बैरेंट सी के पास, बिल्कुल। कहाँ? स्वालबार्ड के पास। तो बैरेंट सी ये रहा, स्वालबार्ड। पहली बात तो ये, स्वालबार्ड क्या कोई देश है, कोई आइलैंड है? तो आइलैंड टाइप से है। पार्ट तो ये किसका है? नॉर्वे का है, याद रखिएगा, नॉर्वे का पार्ट है। ग्रीनलैंड किसका पार्ट है? डेनमार्क का पार्ट है। तो यहाँ स्वालबार्ड में ही वो वॉल्ट है और स्वालबार्ड के पास ही होपन आइलैंड है जहाँ पर ये वॉलरस का केस आया, और इसके पास में बैरेंट सी है। तो इस इलाके में अक्सर आप देखो ये न्यूज़ आना रेयर है कि बर्ड फ्लू से किसी की मृत्यु हो गई, वो भी वॉलरस की। तो ये और स्वालबार्ड क्या है, हमें पता लगा कहाँ सिचुएटेड है, तो ये नॉर्वे के पास है। अगर आप मैं इसको मैप से इमेजिन करने को कहूँ तो आप देखो आर्कटिक का रीजन, ये रहा ऊपर नॉर्वे, यहाँ पर नॉर्वे है, ऊपर यहाँ पर होपन आइलैंड है, ये रहा स्वालबार्ड, इधर आपका ग्रीनलैंड आ गया, यहाँ आइसलैंड है। तो ये आर्कटिक सर्कल है। इस तरह आप आर्कटिक अंटार्कटिक सर्कल को याद करिए, ध्यान रखिए कहाँ पे कौन सा देश लोकेटेड है, उससे आप बेहतर स्थिति में होंगे। क्या नॉर्वे नेटो और EU का पार्ट है या नहीं, मुझे बताइए। इज नॉर्वे पार्ट ऑफ EU और नेटो, और इज इट नॉट? रिसेंटली किस देश ने इसको ज्वाइन किया, स्वीडन ने या फिनलैंड ने? जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। अगले आर्टिकल पे आते हैं, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में। इसको लेकर एक नया वर्क प्लान तैयार किया सरकार ने, जिसके तहत एक परमानेंट सेक्रेटरीट जो बनाया जाएगा वो, और बाकी इसके डेवलपमेंट के ऊपर बात की जा रही है वो अलग। पहली बात, GBA जो अभी ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, क्या इसका कोई सेक्रेटेरिएट है? तो नहीं है। क्या इसका कोई चार्टर है? तो नहीं है। जैसे इंडियन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, गुरुग्राम में इसका सेक्रेटेरिएट है। तो इसी तरह से ज़रूरत है कि हम बायोफ्यूल अलायंस को भी पुश करें, क्योंकि भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। और अभी तक भारत ने इसको लॉन्च कब किया था? G20 में लॉन्च हुआ था जब भारत के पास प्रेसिडेंसी थी। कई देशों ने इसको ज्वाइन किया है, खासतौर पे भारत के नज़दीकी देशों ने और एशिया की कंट्रीज़ ने, डेवलपिंग कंट्रीज़ ने। ज़रूरी है कि भारत इसको और जाके पुश करे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। G7 के टाइम में इसको शुरू किया गया था। अब बात आती है दारफुर की।
दारफुर में लगातार वॉर हो रही है, कई लोग जाने गए हैं। दारफुर कहाँ है? तो सूडान के पास का रीजन दारफुर कहलाता है, और यहाँ लगातार वेस्टर्न दारफुर में तबाही की स्थिति मची हुई है। रिसेंटली जो वहाँ पर पीस कीपिंग फोर्सेस थे, वहाँ की जो पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस हैं, उनके बीच में युद्ध हुआ और कई लोगों की जानें यहाँ गई हैं। दारफुर असल में वो रीजन है सूडान का जहाँ अक्सर आप युद्ध की स्थिति देखते हैं। देखिए दारफुर का रीजन कहाँ है? सूडान के इस हिस्से में। दारफुर इज़ सैंडविच बिटवीन टू कंट्रीज, चैड एंड सूडान। देखिए इस सूडान में ना हर तरफ तबाही का मंजर है। यहाँ दारफुर है, यहाँ आप एरिशा देख रहे हैं, यहाँ नीचे इथोपिया है, तो यहाँ पर अफार ट्रायंगल है जो टूट रहा है, ठीक है। यहाँ पर इथोपिया में इधर आप देखें तो अम्हारा का रीजन है, यहाँ दारफुर का रीजन है, यहाँ गोमेज का रीजन है। तो हर तरफ यहाँ पर तबाही का आलम है दारफुर में। और साउथ सूडान से टूट के हाल में ही साउथ सूडान अलग हुआ था कुछ वर्षों पहले, हाल मतलब 5-10 साल मान लो। और कहा यह जाता है कि बहुत बुरी स्थिति है साउथ सूडान की। तो उसके बाद सूडान का रीजन लगातार न्यूज़ में रहता है। आपसे पूछी जा सकती है लोकेशन कि दारफुर कहाँ पर है, अफार कहाँ पर है, अम्हारा कहाँ पर है। तो सूडान के दोनों साइड, एक तरफ दारफुर का रीजन है, इधर आपका अम्हारा वाला कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, ठीक है। ऊपर हालांकि इरिशिया और इथोपिया में ज़्यादा है टिग्रे का रीजन। तो हर तरफ तबाही का मंजर जो सूडान है वो देखता रहता है। तो इसलिए ये न्यूज़ में था और हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए क्या है इसका कॉन्सेप्ट। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़। आप चाहे तो आप टेलीग्राम चैनल PWOS ऑफिशियल ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी तरह और कई सारा कंटेंट आपको बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध हो जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PWOS एंड हैव अ नाइस डे।